कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। एक ऐसी लेखिका जिसके लेखन ने सबको अवाक तो किया ही, उस लेखिका में पत्रकार की एक पैनी दृष्टि, साहित्य की समझ और अध्यात्म का एक ज़बरदस्त ठहराव बार बार दिखाई देता रहा। इस लेखिका में गगन जैसी ही ऊंचाई और गगन जैसी ही विस्तार का महसूस करना हम सब के लिए हमेशा सौभाग्य की बात रहा। मैं जिस लेखिका की बात कर रही हूँ वे हैं गगन गिल। आज किताबनामा में गगन गिल जी हमारे साथ हैं और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बात शुरू हुई अवाक से, कैलाश मानसरोवर की यात्रा से पहले और उसे संपूर्णता देने के बाद आज आप खुद किस स्थिति में हैं? अवाक की स्थिति, खुशी की स्थिति, संतुष्टि की स्थिति? अवाक तो भीतर चलना ही चाहिए। अगर अवाक नहीं चलेगा तो शब्द भी नहीं मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस यात्रा ने भाषा के साथ मेरे संबंध को एकदम से बदल दिया। और भाषा के साथ संबंध को इसलिए भी बदल दिया क्योंकि जब हम पुराना सोचा समझा एक पुरानी एक्सपेक्टेशन के साथ ही जाते हैं कि शायद तीर्थ यात्रा में ऐसे ऐसे होगा, और वहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि एक जो 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है जिसमें कितने लोगों ने कैलाश की भावना को अलग अलग तरह से रचा हुआ, और हम उस चीज़ को बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पूर्व योजना के अपना कैलाश रचते हैं। तो वो अप्रत्याशा में से ही भाषा के साथ संबंध भी। इस यात्रा के बाद जब ये लेखन एक संकलन के तौर पर, किताब के तौर पर सामने आया, तो किस तरह की प्रतिक्रिया आपके पास आती रही और आपको क्या महसूस हुआ कि जो पाठक वर्ग है हमारा, हिंदी समाज का पाठक वर्ग खास तौर पर, वो किस दृष्टि से बदला है? प्रयोग के लिए प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, जीने में भी और लिखने में भी। और मुझे लगता है कि इसके साथ इस चीज़ की भी तैयारी रहनी चाहिए कि अगर हमारा जिया हुआ हमें एक अलग दिशा में ले जा रहा है और उसके खतरे होंगे, शायद वो उस प्रकार का नियोजित लेखन नहीं होगा जिसकी लोगों को आदत है, तो वो खतरा उठाना चाहिए। लिखते समय या छपाने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। ये तो गायन की तरह से है कि आप एक स्वर लगा रहे हैं या एक सरगम गा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि ये कोमल स्वर एक के बाद दूसरा जब लगेगा तो ये किस चीज़ को छूने वाला, जिस चीज़ को छूने वाला है वो बाहर की तरफ जितना होगी उतना ही आपके अंदर की तरफ भी होगी। पर इतने वर्षों के लेखन में मैंने पाया कि मैं हमेशा से ही बहुत व्यक्तिगत स्पेस की, व्यक्तिगत अनुभव की चीज़ें ही लिखती थी। और मुझे अभी भी किसी कविता समारोह में जाती हूँ, पढ़ना होता है, तो कोई कहता है कि ये व्यक्तिगत कविताएं थी, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि फिर मैं कौन सी हूँ, क्योंकि मैं तो जैसी हूँ ऐसी ही हूँ, उसी तरह से ही मैं शेयर करती हुई आ रही हूँ और उसी तरह से पाठकों ने उसको वैल्यू भी किया है। आपकी ये तमाम कविता संग्रह, एक दिन लौटेगी लड़की और फिर अंधेरे में बुद्ध, और ये जो आपका हाल का संग्रह है,
यह आकांक्षा समय नहीं। पत्रकार की अपनी एक शैली होती है और उसकी अपनी एक प्रैक्टिस होती है। साहित्य के साथ जुड़ाव एक अलग तरह का एक खुला विचार मंथन का एक मैदान देता है, और उस सब के बीच में अध्यात्म। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको अध्यात्म से जुड़ने की जो ललक है आपकी, वो इतनी तीव्र हुई कि आपने साहित्य के ज़रिए अध्यात्म को एक नया परिप्रेक्ष्य देने की ठानी? मुझे लगता है कि एक लेखक कई तरह से अपना जीवन जीता है, और अध्यात्म में एक बड़ा ऊंचा शब्द है। मैंने कभी जानबूझकर तो अपने जीवन को उस तरह से जीने की कोशिश नहीं की। वो धीरे धीरे किस दिशा में जा रहा है ये मुझे भी नहीं पता था। आपको ये लगता है कि जब किसी औरत को इन खांचों में डाल दिया जाता है तो उसका जो लेखन है कहीं वो प्रभावित भी होता है? आप इस पूरी जो प्रक्रिया है, जो बदलाव है, इसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि अगर कोई लेखक होने की शर्तों की बजाय खांचों में जाने के लिए तैयार है, तो वो खुद ही अपने लेखन के ज़रिए उन खांचों में जाकर गिरेगा। और पिछले 20-25 वर्षों में ऐसा कई लेखन है जो आपको लगता है कि ये सेल्फ कॉन्शियस लेखक हैं, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे दलित लोग हों। एक जो खाली पन्ने के सामने सहजता होनी चाहिए। मेरा विषय मुझे डिक्टेट नहीं करना चाहिए। मेरे पास इतना खतरा उठाने की हिम्मत होनी चाहिए कि जो मेरा बना बनाया रास्ता है, क्या मैं उसको भूल सकती हूँ? क्या मैं दूसरी किताब में कोई नई चीज़ कोशिश कर सकती हूँ कि इस विषय को मैं नहीं जानती थी? लिखना हम अपने ज्ञान को बताने के लिए नहीं करते, अपने अज्ञान को जानने के लिए, उसको सुधारने के लिए लिखते। अगर हमें किताब लिखने से पहले ही हमारे पास सब उत्तर हैं, तब तो हमें किताब की प्रक्रिया में से गुजरने की ज़रूरत ही नहीं है। इन सवालों की तलाश करते हुए जब मैं आपके लेखन की तरफ देखती हूँ, एक तरफ मुझे बहुत नर्म भाव और बिल्कुल प्रार्थना से भरे हुए भाव दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ मैं उस लेखन को भी देख पाती हूँ जो 84 के दंगों से आहत है, और जिसकी भाषा में एक अलग तरह की आक्रामकता भी है, बोझ भी है, दर्द भी है और त्रासदी भी है। इन दोनों के बीच का संतुलन गगन गिल जैसी लेखिका ही बना सकती हैं। वो संतुलन आपने कैसे बनाया? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कोई संतुलन बनाया। संतुलन बनाने का अर्थ होगा कि जो कुछ हमने बच्चियों की तरह से भुगता, अब हम उसमें से स्वस्थ हो गए। हम स्वस्थ नहीं हुए हैं, और आज के सामाजिक विमर्श में इस समय भी जो हमारी मौजूदा राजनीति है, जिसमें इन सवालों को बार बार अलग अलग समुदाय के लोग उठाते हैं कि कैसे हम एक सचमुच सिविल सोसाइटी की समतल ज़मीन पर सब लोग नागरिकों की तरह से मिलें, जिसमें हमारे जो निजी विश्वास हैं ये केंद्रीय नहीं हो। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी स्थिति इतनी सरल कब हो पाएगी कि ये बिंदु। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा आपने भुगती हो, वो किस समय कैसे अचानक से आकर आपको दबोच लेगी। आपके लेखन में जबकि आप बड़ा कुछ अलग सी चीज़ लिख रहे हैं, अचानक से एक बिंब कोई वहाँ से आ जाएगा। इन पीड़ाओं को भी अपने ऊपर से हो जाने देना चाहिए। लेकिन इन पीड़ाओं से गुजरते हुए हम ये भी देखते हैं कि जब आपने अलग अलग भावों से गुजरते हुए लिखा, उस भाव को ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशी विश्वविद्यालयों ने भी एक अध्ययन के तौर पर उसे उठाया। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में और जर्मन विश्वविद्यालयों में भी, जर्मनी में भी कई जगह आपकी कविताओं का अनुवाद हुआ है और उन्हें पढ़ाया जा रहा है। आप क्या बड़ा फ़र्क महसूस करती हैं हमारे यहाँ की, ख़ास तौर पर हिंदी की लेखिकाओं में और पश्चिम की लेखिकाओं में? क्या हमारा समाज तेज़ी से बदल रहा है? मुझे हिंदी का लेखन, सच बात तो ये है,
बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। एक दो मेरे प्रिय लेखक हैं, ये भी हो सकता है कि मैं ग्रहणशील ही नहीं हूँ, मेरे रेफरेंस पॉइंट्स ही अलग हैं। और मेरी शिकायत हिंदी लेखकों से ये भी रहती है कि लिखने की मेज़ पर थोड़ा नंगा होके जाना चाहिए। अपने जो भी जिरह बख्तर हैं उनको उतार के रखना चाहिए, और तीर कहीं से भी आए तो झेलना चाहिए। तो लोग खतरा नहीं उठा रहे, ना शिल्प का खतरा उठा रहे हैं, ना विषय का खतरा उठा रहे हैं, ना उनका अध्ययन का जो आंतरिक दुनिया है वही कहीं बदलती है। तो वो एक बड़ी सीमित सी जगह पर घूमते रहते। और मुझे लोगों से ही 2-4 साल में पता चलता है कि इस बीच में ये विमर्श हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई। लेकिन हो सकता है इन्हीं सब कारणों से मैं छुप के बैठी रहती हूँ कि जाऊँगी तो पता चलेगा कि इस विमर्श के बारे में मुझे क्या कहना था। पर मुझे लगता है कि ये मेरा विमर्शों पर भी आक्षेप नहीं है। जब हम बाहर वालों को जानते हैं, विदेशी साहित्य को जानते हैं या अपने भारतीय साहित्य को ही जानते हैं, तो हम जो मुद्दे पहले से हमारे साथ इस समय विमर्श का हिस्सा है, हम उन्हीं को ही थोड़ा थोड़ा साफ कर रहे होते हैं। किसी अमेरिकी लेखिका या लेखक को पढ़कर मैं अपनी भारतीय स्थिति को ही पहले से अच्छा समझ रही हूँ। मैं कोइट्सी का या टोनी मॉरिसन की बहुत मुरीद हूँ। उनके विषयों को लेकर भी, उनका जिस तरह से वो रूपांतरित होते हैं उनके लेखन में, उसको लेकर भी, कि इतने अपनापे से हम किसी दलित के दिल में क्यों नहीं घुस पाते। कोइट्सी की रचनाएं पढ़िए तो कोइट्सी इज़ अ वाइट पर्सन, साउथ अफ्रीका में रहे हो, कि हम इतना जब दूरी पर रहते हैं तो दूरी वाला ही लेखन करते चलते हैं। पर आपने एक ज़रूरी बात कही, आपने ये कहा कि हिंदी का लेखन उस तरह से आपको प्रभावित नहीं करता। और यही बात मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप कई बार ऐसे कार्यक्रमों में ज़रूर दिख जाती हैं, जैसे जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, लेकिन बहुत से ऐसे आयोजनों में हमें आपकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। इसकी क्या वजह है? जैसे आपके लेखन के बारे में कई बार ये भी कहा जाता है कि आपका लेखन एलिटिस्ट लेखन है शायद, उसमें एक संभ्रांत टच है, लेकिन एक गली मोहल्ले की जो छुअन है उससे अलग हटकर है। उसकी अपनी खूबसूरती है, उसको खूबसूरती से कोई नकार नहीं सकता। लेकिन क्या और वजहें भी हैं आपकी इस कम उपस्थिति को लेकर? नहीं, इतनी कम उपस्थित तो नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है कि उम्र के साथ साथ जितनी भी हम में शक्ति होती है उसका हमें उसको बहुत सोच समझ के खर्च करना होता। आज भी कोई अच्छी विचारोत्तेजक गोष्ठी होने वाली हो तो मैं पीछे तो नहीं बैठती जाकर। मुझे आगे बैठना इसलिए अच्छा लगता है कि शायद मेरा एक कान बहरा हो रहा है, तो जाती हूँ। लेकिन अब मैं दिल्ली में नहीं रहती, दिल्ली से दूर रहती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि एक श्रोता के नाते इतना हक तो मेरा है कि अगर मैं 1 घंटा चल के गई हूँ तो मुझे 2 वाक्य तो वापस लौटते समय मेरे दिमाग में चलने चाहिए। तो अगर 2 वाक्य भी मेरे भाग्य में ना आते हों तो अब मैं बहुत आसानी से नहीं जाती। आपने अपने परिचय में एक जगह लिखा है लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस। लंबी चुप्पी के बीच फिर आप लिखती हैं, फिर गढ़ती हैं और अचानक कुछ सामने आता है। इस समय भी शायद हो सकता है फिर किसी चुप्पी के दौर से गुजर रही हूँ। तो आने वाले समय में गगन गिल की हाथों से, उनकी कलम से ऐसी कोई ख़ास चीज़ जो 1 आध साल में जिसे लेकर पाठक बेसब्री से इंतज़ार करें? ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि मैं क्या कर पाऊँगी। एक लेखक को भिखारी की तरह से रहना चाहिए, तो मैं भिखारी की तरह से रहती हूँ और भिखारी की तरह से ही किसी शब्द को, किसी विचार को पकड़ने की कोशिश में लगी रहती हूँ।
जिस दिन मेरी तितलियों की एल्बम तैयार होगी और मुझे लगेगा कि अब मैं 2 तितलियां लोगों को दिखा सकती हूँ, तो वो ज़रूर देर सबेर सबके सामने आएंगी। मेरे ख्याल से आपके लेखन में बहुत सारी तितलियां भी होंगी अभी इन स्टोर, और बहुत सी खुशबू भी होगी और बहुत सारी नई बातें भी होंगी। जैसे अभी हमें ये भी जानकारी है कि पोलैंड की एक कवि की कविताओं का आपने हाल में अनुवाद किया है, उसके बारे में भी हम उस रचना प्रक्रिया के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हर्बर्ट की कविताओं का अनुवाद मैंने 20 साल पहले किया था। भारत भवन में वो आने वाले थे विश्व कविता के लिए, उस समय किया था। उस समय 10-15 कविताएं की थी, फिर धीरे धीरे बीच बीच में जब भी अटकती थी तो करती थी। और मैं पोलिश भाषा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे अंग्रेज़ी में जितना भी पढ़ा, हर्बर्ट मुझे बहुत आत्मीय लगे कि वो साम्यवादी व्यवस्था में थे और आस्तिक थे। इशारे से बात करनी पड़ती थी, अपने अंदर के आक्रोश को, दर्द को छुपा के रखना पड़ता था। तो जब मैं उनका अनुवाद कर रही थी, उन्होंने किस तरह से मिथकों को अपने कथन को कहने के लिए, अपने कथन को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया, तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। आपकी कविता की कुछ पंक्तियाँ जो मन को बार बार छूती हैं। हम नहीं आएंगे तुमसे कहने कि इन दिनों हम नक्षत्र हैं, नक्षत्रों की तरह अकेले, इन दिनों सांस में टूटा हुआ है कांच। इस तरह की अभिव्यक्ति बहुत लंबी यात्रा के बाद ही आती है, और जाहिर है कि एक लेखक की यात्रा बहुत लंबी होती भी है। अगली कोई ऐसी यात्रा जो आपके जहन में है और जिसको लेकर आप चाह रही हैं कि फिर कुछ जोड़ूं साहित्य को एक बड़ी और यात्रा के साथ, ऐसा कोई विचार अभी आपके मन में है क्या? सारी बातें टीवी पर तो नहीं बताई जा सकती। इसका मतलब आने वाला समय किसी और तरह के नए तरह की अवाक का इंतज़ार ज़रूर कर सकता है। थपक थपक दिल थपक थपक, तमाम कविताओं में और तमाम संग्रहों में हर बार मैंने देखा कि नाम में लय है, ताल है, सुर है। संगीत के साथ आपका नाता? मैं संगीत की विद्यार्थी थी स्कूल में, और संगीत को पढ़ तो नहीं पाई, बहुत लंबा रास्ता नहीं चल पाई इसके साथ, लेकिन संगीत मेरे दैनिक चर्या का हिस्सा है। सुबह मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना अच्छा लगता, और कुछ ये कि मैं पंजाबी भाषा से, तो हमारे यहाँ तो सूफियों की बातचीत में भी कोट कर देते, तो जिन जीन्स के साथ मैं पैदा हुई हूँ उन्हीं की भाषा मेरे अंदर चलती रहती। तो दिल में सूफियाना अंदाज और लेखन में आध्यात्मिक शक्ति और मन में एक पत्रकार जैसा बहुत मजबूत जज्बा, इन सब के साथ गगन गिल लगातार जिस सृजन को हम सबके सामने लाती रही हैं, वो इस समय के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और प्रेरणा भी। गगन जी ने अपने लेखन के ज़रिए इस साहित्यिक समाज को एक नए अध्याय के साथ जोड़ा है, जिसे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ध्यान से पढ़ना भी चाहेंगी और सीखना भी। गगन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किताबनामा के लिए आपने समय निकाला। नमस्कार। We have with us Ms. Cheryl Strait from the States. Tell us a little bit about the trek and why you took it, and your experiences traveling as a woman alone, things like that. Yes. Well, it was such as people who've read my book Wild, which I wrote about the experience. It was the whole range of experiences that you would expect on going on a journey like that. It was physically really difficult to walk 1,100 miles by myself, carrying everything I needed on my back. Was extraordinarily difficult. My feet were always hurting, my back was hurting. There were so many challenges. I also, in Wild, very much chronicle the journey within. When you do something
of that magnitude, with that level of difficulty, you can't help but being transformed in all of these ways, psychologically, emotionally, spiritually, and I certainly was. Right, and why did you choose to do this? Did you, in the blurb of your book says that there was a personal tragedy and you Yes. chose to sort of deal with that tragedy through travel, and did it help in what way? Could you tell us a little bit about that? Yes, I did. I set out on the hike really because I was at what I think of as the bottom point of my life. I had suffered some big losses in my early 20s. My mother, who was really my only parent, died at the age of 45 of cancer very suddenly. And when she died, my life became unmoored with sorrow. I didn't know really how to center myself and find roots and be happy and thrive. And in so many ways, I thought I couldn't thrive without her. And that feeling led to a lot of self-destruction. And so I reached a point in my life where I realized I needed to find my strength again. I needed to gather my forces. And I knew that a wilderness journey would help me go back on track, if you will. And so, I went on this hike at the lowest point of my life to find my strength. And in fact, it did. It made such a profound difference in my life. It allowed me, I think, to remember again the person I was before my mother died, and remember that I could thrive without her, even if I would miss her for the rest of my life. Which is true, I still miss my mother. Well, I think it's very interesting listening to various kind of travel narratives through women. There's a vast difference between men and women and the way they take to travel, and with women it seems a lot more emotional and personally invested and things like that. Could you tell us a little bit about your novel, Torch? Yes, my first book is a novel called Torch. Wild is my second book. And Torch is about a family in northern Minnesota, way out in rural Minnesota, which is in the north part of the United States. And it's really a tale that is fictional, but it has some basis in my real life. It's about a family after they experience the loss of the mother to cancer. And so this was very much the book I had to write. It was the book, the story I needed to tell. And Torch very much is fiction, but like I said, I drew on things I'd learned in my own life and watching my mother die and helping my mother die. And then looking at what happens to a family when the mother is gone. And so many families, they really cannot continue to go on the way they were. Certainly my own family fell apart. And so in Torch, I explore these themes of familial bonds and what happens when the person who held that family together is gone. And so Torch is really an exploration of that. Would you like to read a little bit from Wild? Yes. So this passage takes place when I take my first steps on that 1,100-mile hike on the Pacific Crest Trail. The trail headed east, paralleling the highway for a while, dipping down into rocky washes and back up again. I'm hiking, I thought, and then I'm hiking the Pacific Crest Trail. It was this very act of hiking that had been at the heart of my belief that such a trip was a reasonable endeavor. What was hiking but walking, after all? I can walk, I'd argued, when others had expressed concern about my never actually having gone backpacking. I walked all the time. I walked for hours on end in my work as a waitress. I walked around the cities I lived and visited. I walked for pleasure and purpose. All of these things were true. But after about 15 minutes of walking on the PCT, it was clear that I had never walked into desert mountains in early June with a pack that weighed significantly more than half of what I did strapped onto my back, which it turns out is not very much like walking at all, which in fact resembles walking less than it does hell. I began panting and sweating immediately, dust caking my boots and calves as the trail turned north and began to climb rather than undulate. Each step was a toil as I ascended higher and higher still, interrupted only by the occasional short descent, which was not so much a break in the hell as it was a new kind of hell, because I had to brace myself against each step, lest gravity's pull caused me, with my tremendous uncontrollable weight, to catapult forward and fall. I felt like the pack was not so much attached to me as me to it, like I was a building with limbs, unmoored from my foundation, careening through the wilderness. Within 40 minutes, the voice inside my head was screaming, "What have I gotten myself into?"
I tried to ignore it, to hum as I hiked, though humming proved too difficult to do, while also panting and moaning in agony, and trying to remain hunched in a remotely upright position, while also propelling myself forward when I felt like a building with legs. So then I tried to simply concentrate on what I heard, my feet thudding against the dry and rocky trail, the brittle leaves and branches of the low-lying bushes I passed, clattering in the hot wind. But it could not be done. The clamor of what have I gotten myself into was a mighty shout. It could not be drowned out. The only possible distraction was my vigilant search for rattlesnakes. I expected one around every bend, ready to strike. The landscape was made for them, it seemed, and also for mountain lions and wilderness-savvy serial killers. But I wasn't thinking about them. It was a deal I'd made with myself months before, and the only thing that allowed me to hike alone. I knew that if I allowed fear to overtake me, my journey was doomed. Fear, to a great extent, is born of a story we tell ourselves. So I chose to tell myself a different story from the one women are told. I decided I was safe, I was strong, I was brave. Nothing could vanquish me. Insisting on this story was a form of mind control, but for the most part it worked. Every time I heard a sound of unknown origin or felt something horrible cohering in my imagination, I pushed it away. I simply did not let myself become afraid. Fear begets fear, power begets power. I willed myself to beget power, and it wasn't long before I actually wasn't afraid. I was working too hard to be afraid.